दोस्तों नमस्कार। एक और गंभीर मुद्दे पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आपको याद होगा कि कोविड के बाद चाइना प्लस वन को लेकर काफी चर्चा थी और चर्चा ये भी थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से निकलकर भारत आएगा, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे मैन पावर अच्छी है, आईटी का सिस्टम है वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ क्या? कोविड के बाद भारत में एफडीआई कम आया और लगातार घटता जा रहा है। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि क्या हुआ एफडीआई को? क्या दुनिया ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया? ऐसा तो नहीं है। क्या चाइना के अलावा लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया? बिल्कुल किया है। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि भारत में क्यों नहीं आया। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मैं वियतनाम जाके आया हूं। क्योंकि अक्सर अगर हम देखें जिस तरह से ट्रंप साहब चाइना और वियतनाम के पीछे पड़े हैं, उनके ऊपर काफी सारा टैरिफ लगाया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण था कि जिसके कारण ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन देशों से घबरा रहा था। ऐसी क्या वजह थी? क्यों ऐसा हो रहा है? इसको समझना भी जरूरी है। इसीलिए आज का वीडियो इसी चर्चा पर है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 7-8 मुख्य बातें हैं जो भारत सरकार को और हम लोगों को भारत में करनी होंगी अगर हमें अपने को मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है, भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। हम ये जरूर कह रहे हैं कि अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आबादी इतनी है, हमारे यहाँ कंजम्पशन इतना है कि हमें शायद दुनिया की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप इसको परफॉर्मेंस पैरामीटर मानेंगे? मेरा सवाल दो ही है। आपके यहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी कितनी है? क्या वो उस रफ्तार से बढ़ रही है जितनी बाकी देशों में बढ़ी? सवाल ही है। दूसरा, क्या हमारे यहां से एक्सपोर्ट्स उस रफ्तार से बढ़ा जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था? ऐसा हुआ? ऐसा भी नहीं हुआ। तो सवाल अब इस बात का है कि जो एफडीआई आना था वो क्यों नहीं आया, और चर्चा इसी बात की। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर करिएगा उन सब लोगों से जो भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं। दोस्तों अगर आप यहां पे देखें ध्यान से, तो ये एफडीआई है 19 के बाद। 19-20 के अंदर हमने लॉकडाउन लगाया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा और हमारी स्टेटस ये रही आज तक। पहले 64 बिलियन, फिर 44, फिर 49, 28, 35, लगातार घटता रहा। दूसरी तरफ आप वियतनाम में देखिए, 15 बिलियन से बढ़कर ये ऑलमोस्ट हो गया 25। मतलब कि भारत जितना बड़ा देश, 23 के अंदर हमने 28 बिलियन डॉलर लिया, जब यहाँ पे 18 था, ये बढ़कर हो गया 25 और हम भी उतने ही बढ़े। इसका मतलब क्या है कि भारत का जो साइज है, भारत की जो आबादी है, वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। आप वियतनाम देखिए, भारत के एक राज्य के बराबर, लेकिन आज वहां की जो आर्थिक स्थिति है और जिस तरह से डेवलपमेंट है, इसको समझना जरूरी है कि ऐसा इन लोगों ने क्या किया। अब इंपॉर्टेंट यह है कि कौन से देश हैं जो ज्यादा एफडीआई कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं, यह भी आंकड़ा हमें समझना चाहिए। अगर हम देखें, यूएस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स है एफडीआई के अंदर। यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका में काम कर रहा है। जापान, साउथ ईस्ट एशिया, यूएस और यूरोप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, सब जगह चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। जर्मनी, नीदरलैंड्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इनडायरेक्ट रूट के थ्रू। सिंगापुर, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यूके, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। साउथ कोरिया का इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो हमने कारों और व्हाइट गुड्स के अंदर देखा। बाकी कंट्रीज भारत को फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? अब कहां कहां दुनिया इन्वेस्ट कर रही है वो हमारे सामने है। और भारत का अगर आप देखें, फाइनेंशियल्स, सिंगापुर फाइनेंशियल सर्विसेज, यूके अगेन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसके अलावा साउथ कोरिया अगेन ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कहने का मतलब यह है कि दुनिया को भारत का बाजार चाहिए। हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे बैंकिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे ई कॉमर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाह रहे? ये एक सबसे बड़े
खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जॉब क्रिएशन नहीं होगा, देश को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। ये बातें हमें समझनी। इसीलिए कंपैरिजन के लिए मैंने दो देशों को आमने सामने रखा है, भारत और वियतनाम। दोनों देश बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट सिग्निफिकेंटली इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड एक्सटर्नल एंगेजमेंट। हम दोनों ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम करने के तरीके अलग हैं। तो ऐसा वियतनाम ने क्या किया जिससे वहां पे एफडीआई का अट्रैक्शन बढ़ा। However, India can learn valuable lessons from Vietnam on various domains. अब क्या भारत सीख सकता है वियतनाम से, इसकी हम चर्चा करेंगे। वियतनाम का फोकस है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो उन्होंने क्या किया, मेजर जो फोकस थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड्स, यहां पे काफी सारा वियतनाम में एफडीआई आया। कारण बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स। ये दो चीजें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्या हिंदुस्तान में बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? ईमानदारी से बताइए। जितना टाइम हमारे यहां लगता है, जितना इंस्पेक्टर राज हमारे यहां है, जितना हैरेसमेंट है, बगैर रिश्वत के कोई परमिशन नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि वियतनाम में रिश्वत नहीं ली जाती, लेकिन वहां रिश्वत अगर लेते हैं तो टाइम पे काम किया जाता है, और अगर वो लोग काम नहीं कर पाते तो रिश्वत नहीं लेते। जब मैं वहां पे व्यापारियों से बात कर रहा था, इन्वेस्टर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा यहां पे ऑनेस्ट करप्शन है। पैसा लेंगे क्योंकि सैलरीज बहुत कम है कंपैरेटिवली, लेकिन टाइम पे ईमानदारी से काम करते हैं, आपको हैरेसमेंट नहीं होता। और मैं उन्हीं इन्वेस्टर से बात कर रहा था जो भारत से गए हैं। उनका इंडिया में हालत बहुत खराब। तो मोदी सरकार क्या इस मुद्दे पर नजर रखेगी? क्या इंडिपेंडेंट जो डायरेक्ट जो मिनिस्ट्रीज हैं, क्या उनके यहाँ पे कोई इस तरह का रेटिंग होगा? क्या कोई पब्लिक फीडबैक सिस्टम होगा कि हिंदुस्तान में करप्शन का लेवल किस डिपार्टमेंट में कितना है? हम पॉलिटिकल लेवल पे बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हालत कुछ और है, ये सब जानते हैं। तो भारत को क्या करना होगा? स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस, लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स। ये पॉलिटिक्स है, हम नहीं चाहते। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें अच्छी नौकरियां चाहिए, लेकिन हम सुधार नहीं चाहते। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन्वेस्टर के पास वियतनाम भी ऑप्शन था, भारत भी ऑप्शन था। लोग वियतनाम चले गए, भारत नहीं आए। हम अपने पुराने कानूनों को लेकर बैठे रहेंगे। दुनिया के पास ऑप्शन है, वो कहीं और चले जाएंगे। और रेगुलेटरी प्रोसेस, जैसा मैंने आपको कहा कि हमने बहुत सारे ऐप डेवलप किए, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई, लेकिन ऑनलाइन के बाद जो हमने इंस्पेक्शन का एजेंडा डाल दिया कि इंस्पेक्टर आएगा, रिपोर्ट देगा, वो बगैर पैसे के रिपोर्ट नहीं देता है। ये बात हमें सबको पता है, तो ये भी हमें समझना होगा। दूसरा, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोअर ब्यूरोक्रेसी। अगर आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है तो आपको ये करना होगा। एनहांस पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे जरूर काम हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं, पोर्ट एयरपोर्ट अच्छे हुए हैं, यहां हम मान सकते हैं कि इसका फायदा भारत को मिलेगा। फिर एफडीआई एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। भारत जब भी ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है, हमारे लिए सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हो जाती है वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके ऊपर जो हमारा एमएसपी रेगुलेशन, ये कहीं ना कहीं भारत के किसानों को बर्बाद करेगा। मैं बार बार बोल चुका हूं, लेकिन राजनीति और किसान नेता इस बात को समझना ही नहीं चाहते। और हालत क्या है, आज आप सोयाबीन की हालत देख लीजिए। आज हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट एक एक करके घट रहा है। हमारे यहां आयात बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है। इसका मतलब हिंदुस्तान का बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार से खरीद रहा है, हिंदुस्तान के किसानों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यह हमें समझना होगा। साइंड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स टू इंटरेक्ट डीपर विद ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड मेंटेन ए कंसिस्टेंट एंड क्लियर पॉलिसी फॉर अट्रैक्टिंग एफडीआई। उनके एफटीएस बहुत हैं दूसरे देशों से। आसियान बहुत बड़ा एफटीए है, अमेरिका, चाइना, यूरोप, हर जगह वो खुल के काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे जब भी एफटीए की बात करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमें रहता है कि हमारी एमएसएमई बर्बाद हो जाएगी, हमारा खेती बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों सीरियस प्रॉब्लम।
लेकिन उसके बाद भी किसी मंत्रालय का कोई एजेंडा नहीं है कि क्वालिटी अपग्रेडेशन के अंदर क्या टारगेट्स हैं और परफॉर्मेंस के क्या टारगेट्स हैं। हम सिर्फ घोषणाएं करते हैं। कभी भी आपको उन घोषणाओं में नंबर नहीं मिलेगा कि इस बार हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतने परसेंट कम होगी। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं। इस बार अगर कोई भी कंसाइनमेंट रिजेक्ट होगा इंटरनेशनल मार्केट में, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ। कोई ऐसा एजेंडा भारत के अंदर नहीं है। कम से कम पब्लिक को तो नहीं पता, इन्वेस्टर को तो नहीं पता। तो क्या एफडीआई आएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, ये समझने की बात है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? एक्सेलरेट डीप एंड ट्रेड इंटीग्रेशन विद आसियान यूरोप। जो हमारी मार्केट्स हैं, आज हम यूके से बात कर रहे हैं, ईयू से बात कर रहे हैं, आसियान से हमको विड्रॉ होना पड़ा क्योंकि हमें वहां चाइना का बहुत बड़ा खतरा दिख रहा था। ये बात सही है कि अगर हम आसियान कर देते तो भारत में बहुत कुछ एग्रो प्रोडक्ट जो है वो डंप होते। लेकिन क्या करेंगे? अगर हम अपना सुधार नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम नहीं घटाएंगे, तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। हम हर साल एमएसपी बढ़ा के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ा रहे हैं और फिर ऊपर से हम ये डंडा करते हैं कि एग्रीकल्चर हमने क्रिएट किया है फार्मर्स के लिए। अरे जब कंज्यूमर खरीदेगा ही नहीं तो किसान को पैसा कौन देगा? तो एक ही ऑप्शन बचता है, सब्सिडी। भारत सरकार वही कर रही है। तो कुल मिला के हम अभी भी एग्रीकल्चर को मार्केट इकोनॉमी नहीं समझ रहे हैं और ये बहुत भारी चैलेंज भारत को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एक एक करके हर फसल पे समस्याएं खड़ी होंगी, आप देखते रहिए। पॉलिसी सर्टेनिटी एंड स्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड मेक इन इंडिया, नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक बट फॉर एक्सपोर्ट्स। यही मैं कह रहा हूं कि मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? सबस्टैंडर्ड क्वालिटी। क्या मेक इन इंडिया को हम मेक इन जापान या मेक इन चाइना के बराबर कॉस्ट और क्वालिटी में बेंचमार्क कर सकते हैं? नहीं तो सिर्फ घोषणा करने से कि मेक इन इंडिया करेंगे और फिर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हमने कहा था 2 करोड़ जॉब साल में क्रिएट होंगे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा है, तो कौन क्रिएट करेगा? तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने प्रयास किए उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमें दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे जाना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं गवर्नेंस एंड ब्यूरोक्रेसी को देखना होगा। मेंटेन ए रिलेटिवली स्ट्रीमलाइंड ब्यूरोक्रेसी फॉर बिजनेस एंड प्रोसेसेस इन वियतनाम। उन्होंने छोटी सरकार करी, मैं पूरे शहरों में घूमा। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आपको वहां पुलिस वाले भी नहीं दिखते सड़कों पे, क्योंकि वहां पे फाइन इतना ज्यादा है कि अगर आप गैर कानूनी काम करोगे तो फाइन होगा, पुलिस की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे हर जगह पुलिस है, इसलिए लोग कानून तोड़ते हैं, रिश्वत देके छूट जाते हैं। तो आपने पुलिस तंत्र इतना बढ़ा दिया, मतलब कि रिश्वत तंत्र इतना बढ़ा दिया कि लोगों को कानून के बारे में सोचना ही नहीं है। उनको पता है कि कहां पे कितने पैसे देने हैं और काम हो जाएगा। अगर यही सोच है तो फिर कानूनों का मजाक तो बनेगा ही। इंप्लीमेंट ई गवर्नेंस टू रिड्यूस रेड टेप एंड इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। लेकिन ई गवर्नेंस तो आपने किया, आपके मंत्रालयों के जवाब ही नहीं आते। आरटीआई डालो, जवाब नहीं आता है। ब्यूरोक्रेसी को मेल डालो, कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने ऐप बना दिए? जवाब कौन देगा? अगर इन्वेस्टर का सवाल है, मैंने सवाल डाले हैं आरटीआई में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जानकारी के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को चाहिए, मेरे क्लाइंट्स को चाहिए कि भाई ये पॉलिसी क्या है। कोई जवाब नहीं आता है। उस स्थिति में क्या होगा? क्या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा? फिर हमें भी कहना पड़ता है यार जवाब नहीं आया, भारत सरकार सो रही है, जब जवाब आएगा तब हम बता देंगे। तो कहते हैं ठीक है, तब तक हम कहीं और चलते हैं। जब तक आप जागोगे तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास और बहुत काम। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो भारत को क्या करना होगा? डिजिटाइज एंड सिंप्लीफाई मोर गवर्नमेंट सर्विसेज एंड अप्रूवल मैकेनिज्म। जब तक आपको इंस्पेक्टर का अप्रूवल चाहिए, रिश्वत चलती रहेगी। एंड रिड्यूस करप्शन एंड इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एट स्टेज एंड लोकल लेवल्स। ये पूरी दुनिया को पता है कि भारत में करप्शन है। सिर्फ भारत के मंत्रालयों को और मंत्रियों को शायद नहीं पता कि हिंदुस्तान में करप्शन है। दुनिया के हर इन्वेस्टर को पता है कि भारत में करप्शन है। अब कौन किसकी मानेगा? अब बात आती है ह्यूमन कैपिटल की। चलिए इन्वेस्टमेंट आ भी गया तो लोग कहाँ हैं? आज आईआईटीज को नौकरी नहीं मिल रही, तो बाकी लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। हम 4 आईआईटी लेके आए थे इस देश के अंदर, उन 4 की क्वालिटी हम वर्ल्ड क्लास नहीं बना पाए। अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग में देखें तो वो टॉप 10 में नहीं है।
इसका मतलब है कि हमारी रैंकिंग क्वालिटी के मामले में काफी नीचे थी, लेकिन हमने और 15 खड़े कर दिए। जब हम 4 मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आज 20 कैसे मैनेज करेंगे? और हुआ ये कि हमारे पास जो एक कोहिनूर था, जो ब्रांड था, हमने उस ब्रांड का सत्यानाश कर दिया। यही हाल एम्स का है। आपने हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम एम्स करके हर स्टेट में खोल दिया। हालत क्या है? ना वहां डॉक्टर्स हैं, ना सर्विसेज हैं। एम्स का ब्रांड खराब हो रहा है। आईएम्स के साथ भी यही है, फैकल्टी नहीं है, सिर्फ फीस बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन घट रहा है। सवाल क्या है कि हमने अपने एजुकेशन की हालत खराब कर दी। तो वियतनाम ने क्या किया? इन्वेस्टेड इन स्किल डेवलपमेंट टेलर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस नीड्स। हम डिग्री दे रहे हैं, वहां पे टेलर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस नीड्स। ये चाइनीज मॉडल उन्होंने अपनाया है, इंडियन मॉडल नहीं अपनाया है। इसीलिए चाइना आगे है, वही मॉडल अपना के वियतनाम आगे जा रहा है। पार्टनर विद फॉरेन फर्म्स टू डिजाइन इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट सीरियस नहीं है। हम सिर्फ एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें एक भाषण देते हैं, हम सोचते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। तो रिजल्ट हमें दिख रहा है कि हमारी क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सपेंड वोकेशनल एजुकेशन टू मीट इंडस्ट्री डिमांड्स, नॉट डिग्रीज, नॉट मंत्रालय। ये बात हमें समझनी होगी, इंडस्ट्री डिमांड्स। एंड ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट। रोजगार तो तब मिलेगा ना जब आदमी मिलेगा, डिग्री नहीं चाहिए। आज आप किसी भी इंडस्ट्री से जाएं तो लोग बोलते हैं विजय जी अच्छा आदमी दिला दो। अब अच्छे आदमी की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ये समझना होगा। डिग्री सबके पास है, लेकिन वो अच्छे आदमी नहीं है। क्यों? काम नहीं आता। अब लोग कहेंगे कि साहब जब तक आप मौका नहीं दोगे, जब तक उनका माइंडसेट नहीं है मेहनत करने का, वो सुबह से शाम तक मेहनत नहीं करना चाहते, क्वालिटी पे दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो काम कैसे होगा? ये हमें समझना होगा। अगला इंपॉर्टेंट इशू है कि आपका पॉलिसी मेकिंग क्या है। वियतनाम ने क्या किया? डेमोन्स्ट्रेटेड पॉलिसी एजिलिटी इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल मार्केट चेंजेस। जैसे ही दुनिया में बदलाव होता है, वो क्विक एडजस्ट इंसेंटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू अट्रैक्ट रिलोकेटिंग फर्म्स। जब चाइना से लोग निकलना चाह रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे। वियतनाम ने क्या किया? तुरंत ऐसी पॉलिसी बनाई कि उनको कहा आप कहां भारत जा रहे हो, वियतनाम आ जाओ, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा जूता मैन्युफैक्चरिंग, शूज मैन्युफैक्चरिंग अगर बेस कहीं है तो वह है वियतनाम में। मैं जिस एरिया में गया था, वहां इंडस्ट्री में मैं विजिट किया, वहां जूता बनाने वाले कारखानों में करीब 60,000 आदमी काम कर रहे हैं, और वो भी मशीनों के साथ, मैनुअल नहीं। अब आप सोचिए कि दुनिया का हर बड़ा ब्रांड आज वियतनाम में बन रहा है। यू नेम इट, हर बड़ा जूते का ब्रांड जो है वो वियतनाम में बन रहा है। हर बड़ी कंपनी का जो व्हाइट गुड्स हैं वो वियतनाम में बन रहे हैं। हर बड़ी कंपनी, बड़ा ब्रांड का टेक्सटाइल आज वियतनाम में बन रहा है। तो चाइना +1 में भारत नहीं, वियतनाम ने कब्जा कर लिया। ये हमें समझना होगा। तो भारत को क्या करना है? रिस्पॉन्सिव पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क। हमारे यहाँ पे हम एप्लीकेशन डालते हैं, जीएसटी में एक डाउट है, उसको रिजॉल्व करने में हमें महीनों सालों लग जाते हैं। क्यों आएगा इन्वेस्टर? आपको भी पता है, सरकार को भी पता है प्रॉब्लम है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे सालों तक। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम्स हैं, कहीं दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, क्लासिफिकेशन के इश्यूज हैं। सालों तक अमेंडमेंट्स नहीं होते, वर्क इन प्रोग्रेस ही रहता है। इन्वेस्टर को ऐसा मौका नहीं चाहिए। फिर बिल्ड अ नेशनल स्ट्रेटेजी टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेंड्स लाइक चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन। क्या हम तैयार हैं? आज अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट के लिए जगह ढूंढ रहा है, वियतनाम वर्सेस इंडिया, भारत सरकार उसको क्या दे सकती है? हम तो यही कहेंगे ना कि भारत में बहुत बड़ा बाजार है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो कहने का मतलब ये है, वो कहेगा चीज हम तो ट्रेड ही कर देंगे, हम वियतनाम में बनाएंगे, सस्ता बनेगा, आपके जो 10-15% ड्यूटी है दे देंगे और भारत में एक्सपोर्ट कर देंगे। हम भारत में बनाए क्यों, इसका कारण बताइए। भारत बाजार है, डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, हमको सब पता है। हम भारत को बाजार की तरह ही देख रहे हैं। क्या भारत को हम मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह देख रहे हैं? ऐसा नहीं। तो ये फर्क है हमारी सोच और दुनिया की सोच में।
फिर बात आती है अर्बन प्लानिंग की। अब वियतनाम और चाइना ने क्या किया, छोटे 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 बहुत सारे शहर खोल दिए कि वहां इंडस्ट्रियल यूनिट, रेजिडेंशियल, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जाइए और काम करिए। हमने यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली के पास नोएडा, नोएडा भी अभी अंडर डेवलप्ड है, फरीदाबाद अभी डेवलप हो रहा है, गाजियाबाद की हालत खराब है, वहां पे भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने सिर्फ आबादी के हिसाब से, जहां आबादी थी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इन्होंने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वहां इंडस्ट्री को भेजा और साथ ही साथ आबादी भी गई, क्योंकि जॉब वहां है तो रेजिडेंशियल एरिया भी वहां है। इसीलिए वहां का जो सस्टेनेबिलिटी है, शहरों की हालत है, वो हमसे ज्यादा साफ सुथरी और अच्छी है, क्योंकि ओवरबर्डन नहीं है। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे देखने को मिली वो थी यूज ऑफ वाटरवेज। हमारे यहाँ करीब 150-200 बड़ी नदियां हैं। हमने उनका क्या इस्तेमाल किया? वियतनाम ने हर अच्छी नदी को वाटरवेज की तरह डेवलप किया। शहर में ही कई पोर्ट है जहां से आप लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तरीके से डेवलप किया। हमें सीखना पड़ेगा। इंटीग्रेट अर्बन प्लानिंग विद इकोनॉमिक जोन एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिड्यूस अर्बन स्प्रॉलिंग, डेवलप स्मार्ट एंड एफिशिएंट सैटेलाइट टाउन्स। रूल बना देना चाहिए कि जिस भी शहर की आबादी 20 लाख से ज्यादा है, अगला शहर, अगली जो सोसाइटी बनेगी वो वहां से 25-30 किलोमीटर दूर बनेगी, क्योंकि अब हाईवे पूरे देश में है। आप उसके अंदर रियल एस्टेट बिजनेस के चक्कर में आप पूरे शहरों को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट महंगा है। हर बिल्डर चाहता है कि उसका प्रॉपर्टी हाई एरिया में हो, सस्ती जमीन खरीद के महंगे घर बेचें। आप बेच तो लोगे, बिल्डर का तो फायदा हो जाएगा, देश, समाज और सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। ये हमारी सोच है जिसको बदलना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम बात करते हैं सोशल इंडिकेटर्स की। हमारे यहाँ गरीबी है, किसान है, महिलाएं है, वहां भी है, लेकिन उन्होंने कैसे बैलेंस किया इसको समझना है। मेंटेन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इन हेल्थ एंड एजुकेशन इवन वाइल परसुइंग हाई ग्रोथ। वहां पे हेल्थ पैरामीटर्स को और एजुकेशन को लेकर काफी फोकस है। हालांकि एजुकेशन कम है, हायर एजुकेशन कम है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्किल पे फोकस है, डिग्री पे फोकस नहीं है, इसीलिए सबको जॉब मिल जाते हैं काफी हद तक। पॉवर्टी लेवल लो एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मैट्रिक्स इंप्रूविंग विद सिस्टमैटिक। हमारे आबादी बहुत ज्यादा है तो मैं मान सकता हूं कि गरीबी हमारे यहाँ ज्यादा होगी, लेकिन जो हम रिसोर्स डिवोट कर रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? फोकस मोर ऑन इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंप्रूविंग रूरल हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमें ओवरऑल चाहिए। इसीलिए बेरोजगारी है, गांव के लोग शहर आते हैं और प्रॉब्लम आती है। ग्रोथ ट्रांसलेट्स इनटू ब्रॉडर इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, इसको हमें देखना होगा। तो कुल मिला के बात क्या है दोस्तों? बात बहुत सिंपल है कि हमें यह समझना होगा कि भारत के आगे कंपटीशन वियतनाम जैसे देशों का है। अभी वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, फिलीपींस है, कंबोडिया है, ये सब देश अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और मेजर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है वो आ रहा है चाइना से, क्योंकि चाइना को भी पता है कि अमेरिका और यूरोप उसको तंग करेंगे। इसीलिए चाइनीज कंपनियां ही अलग अलग देशों में इन्वेस्ट कर रही हैं, और भारत में हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो हमारे पास तो वैसे भी नहीं आएगा। और चाइना अपने आपका रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है ये करके कि अलग अलग देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो मैक्सिको में कर रहे हैं कि अमेरिका कहां तक पाबंदी लगाएगा। चाइना से नहीं खरीदने देगा तो वियतनाम से बेच देंगे, यहां प्रॉब्लम करेगा, मैक्सिको से कर देंगे, थाईलैंड से कर देंगे, बाकी जगह से कर देंगे। चाइना एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है, हम सिर्फ इनवर्ड लुकिंग इंडिया फोकस करके चल रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए चैलेंजेस बहुत अलग होंगे। तो जो अगर मैं कहूं वियतनाम का जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि एक एजाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और पूरा फोकस उनका है कि हाउ टू एड्रेस स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज एंड बॉटलनेक्स। ये वो करते रहे, यही चीज भारत को भी सीखनी होगी। तो मुझे लगता है कि चाहे छोटा देश है लेकिन हमें सीखना होगा। तो जो मेजर एक्शन पॉइंट है वो है रेगुलेटरी हर्डल्स, पॉलिसी अनसर्टेनिटी, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद पता नहीं होता क्या होगा, और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। अगर मोदी सरकार इन 3 चीजों पे काम नहीं कर पाएगी तो मुझे लगता है कि आपको एफडीआई लाने में दिक्कत होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम जस्ट कंपेयर करें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, हमें यहाँ पे लेसन्स फॉर इंडिया, लॉजिस्टिक्स और लेबर रिफॉर्म्स इंप्रूव करनी होगी, एफडीआई क्लाइमेट लाना होगा। एजुकेशन में फोकस ऑन बेसिक एंड टीचर्स ट्रेनिंग जो हमें करनी होगी, जो नहीं कर रहे हैं। हेल्थ केयर में
strengthening primary and digital health care, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रेगुलेशंस एंड बूस्ट एमएसएमई। हमारा फोकस एमएसएमई में सिर्फ स्किल मिशन, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाने से नहीं होगा, आपको एक्चुअल पायलट प्लांट्स लगा के ट्रेनिंग देनी होगी। फॉरेन पॉलिसी हम काफी हद काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन, स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे विजिबल एनफोर्समेंट है, अगर पकड़ा गया कोई तो कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि आप पैसे दीजिए और छूट जाइए। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी इतनी है कि जितनी रिश्वत की अमाउंट है। ये चीज इंप्रूव करनी होगी। टूरिज्म की जहां तक बात है, इंप्रूव सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी। इन्होंने काफी हद तक अपने वीसास को सिंप्लीफाई किया और वियतनाम का मार्केटिंग, और वहां कहा जा रहा है, मैं गया नहीं उन एरियाज में, लेकिन जो इंडियंस वहां रह रहे हैं कि इन्होंने टूरिज्म पे वियतनाम में बहुत काम किया है और बहुत ही जबरदस्त साइट्स बनाई है। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल विजिट। लेकिन मुझे ये कहना था दोस्तों कि हमें बहुत कुछ सीखना है। हम अपने यहाँ जरूर बोलते हैं कि मेक इन इंडिया इज ए ग्रेट सक्सेस, भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं, ग्राउंड लेवल देखते हैं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इसके अलावा भी अगर आपके कोई सुझाव हैं तो दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों तक जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हो सकता है सुधार कहीं से तो शुरू हो। उम्मीद तो है, इतना बड़ा देश है, सुधरेगा, लेकिन रफ्तार बढ़ानी हो। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।